ब्लैकवाटर, नेब्रास्का, एक ऐसा शहर जिसे समय भूल गया। विशाल मैदानों के बीच बसा यह एक ऐसी जगह थी जहां क्षितिज अंतहीन रूप से फैला हुआ था और ऐसा लगता था मानो आसमान पृथ्वी को निगल रहा हो। यहां सन्नाटा सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी, यह एक मौजूदगी थी, भारी, दमनकारी। यह शहरवासियों के कंधों पर एक बोझ की तरह था जो अनदेखे की निरंतर याद दिलाता था। ब्लैकवाटर के लोग खुद में ही रहते थे। वे एक अजीब सी सावधानी के साथ अपने दिन बिताते थे, हमेशा अपने कंधों पर नजर रखते हुए। वे कहानियां जानते थे, वे किंवदंतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। धीमी आवाज में वे वॉकिंग सैम के बारे में फुसफुसाते थे, एक ऐसा नाम जो सबसे बहादुर लोगों की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देता था। सैम सिर्फ एक परछाई से कहीं ज्यादा था, वह अंधेरे की फुसफुसाहट था, एक ऐसी आकृति जो दृष्टि के किनारे पर मंडराती रहती थी, हमेशा पहुंच से बाहर। वह शहर के बाहरी इलाके में घूमता रहता था। उसके गुजरने से मक्के के खेत खतरनाक रूप से सरसराते थे। हवा उसकी उपस्थिति को साथ ले जाती हुई प्रतीत होती थी, एक ठंडी सांस जो हड्डियों को जमा देती थी। उसे कभी किसी ने साफ साफ नहीं देखा। जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने एक झलक देखी, वे कभी भी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचे। उनकी कहानियां फुसफुसाहट में, ब्लैकवाटर के अंधेरे कोनों में खत्म हो जाती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह एक प्रतिशोधी आत्मा थी जो अतीत में हुए किसी अन्याय का अवशेष थी। दूसरों का मानना था कि वह एक राक्षस था जो प्राचीन श्रापों से उस जमीन से बंधा हुआ था। वह अपने साथ दुर्भाग्य, निराशा और मृत्यु लाया था, हमेशा मृत्यु। फसलें बर्बाद हो जाती, पशुधन गायब हो जाते और हवा एक अनकही दहशत के साथ घनी हो जाती। उम्र के साथ पीले पड़ चुके स्थानीय अखबारों में रहस्यमय मौतों और गुमशुदगी की दास्तां छपी थी। हर घटना रहस्य में डूबी हुई थी, कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, केवल और ज्यादा सवाल थे। शहर के बाहरी इलाके में बना पुराना फार्म हाउस उस डर का प्रमाण था जिसने ब्लैकवाटर को अपनी चपेट में ले रखा था। परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण इसे सैम के अड्डों में से एक कहा जाता था। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। शहर के छोटे से पुस्तकालय में अलमारियों के बीच एक पुरानी फटी हुई किताब छिपी हुई थी। इसमें गुप्त प्रतीक और प्राचीन मंत्र थे जिनके बारे में माना जाता था कि इनमें वॉकिंग सैम को समझने की कुंजी है। लेकिन कुछ लोगों में ही इसके पन्ने पलटने की हिम्मत थी। ठंडी अंधेरी रातों में शहरवासी अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते थे और वॉकिंग सैम की कहानियां सुनाते थे। हर कहानी पिछली से ज्यादा खौफनाक, हर एक ब्लैकवाटर के काले रहस्य की पहेली का एक टुकड़ा। और इसलिए चांद की टिमटिमाती रोशनी में ब्लैकवाटर फुसफुसाहट और परछाइयों का शहर बना रहा, एक ऐसी जगह जहां अतीत और वर्तमान आपस में गुंथे हुए थे और वॉकिंग सैम की किंवदंती जीवित थी, जो उन सभी के दिलों और दिमागों को डराती थी जो इसे अपना घर कहते थे। यह सब धीरे धीरे शुरू हुआ। एक किसान रात में गायब हो गया, फिर एक जवान औरत बिना किसी निशान के गायब हो गई। फुसफुसाहट शुरू हो गई, सूखे मक्के के डंठल से हवा के साथ घूमती हुई। शेरिफ जॉन थॉमसन नाम का एक थका हुआ आदमी बढ़ते डर को शांत करने की कोशिश करता रहा। उसने जंगली जानवरों की बात कही, दुर्घटनाओं की, लेकिन वह भी सच्चाई को ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सका। यहाँ कुछ और था, कुछ काला, कुछ ऐसा जो अपने पीछे ठंडक छोड़ गया। पहली गुमशुदगी को खारिज करना आसान था। किसान, बूढ़ा और अपने तरीकों का पक्का, कुछ ड्रिंक के बाद भटकने के लिए जाना जाता था। लेकिन जब युवती एमिली नाम की एक स्कूल टीचर गायब हो गई तो शहर की बेचैनी साफ दिखने लगी। एमिली सभी को प्रिय थी, उसकी अनुपस्थिति समुदाय में एक गहरे घाव की तरह थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार हो गई, जैसे कि हवा खुद भय और निराशा की दास्तां लेकर आई हो। शेरिफ जॉन थॉमसन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी में काफी परेशानियां देखी थी, ने खुद को असहाय पाया। वह नक्शों को देखता रहा, कदमों का पीछा करता रहा और हर उस व्यक्ति से पूछताछ करता रहा जिसने कुछ देखा होगा, कुछ भी। लेकिन जवाब उससे दूर रहे। शहरवासी उससे आश्वासन चाहते थे, लेकिन उसके खुद के संदेह उसे परेशान कर रहे थे। उसने जंगली जानवरों की बात की, दुर्घटनाओं की, डर को दूर रखने की कोशिश की। फिर भी गहराई से वह जानता था कि इन गुमशुदगी में कुछ और था। शहर में अपनी किंवदंतियां थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां, रात में खेतों में घूमने वाली आत्माओं और परछाइयों के किस्से। अधिकांश लोगों ने उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन अब उन पुरानी कहानियों में सच्चाई का एक अंश दिखाई दे रहा था।
हवा में फुसफुसाहट अधिक बार होने लगी और तेज होने लगी, जैसे कि कोई संदेश देने की कोशिश कर रही हो जिसे कोई भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। जैसे जैसे रातें लंबी और ठंडी होती गईं, बेचैनी की भावना गहरी होती गई। लोगों ने अपने दरवाजे जल्दी बंद कर लिए, बच्चों को घर के अंदर रखा गया और कभी जीवंत रहने वाला समुदाय धीमी बातचीत और भयभीत नजरों वाली जगह बन गई। हवा हमेशा मौजूद, अपने साथ एक अनिष्ट की भावना, एक याद दिलाती हुई प्रतीत होती थी कि कुछ अनदेखा और द्वेषपूर्ण प्रकाश के किनारे के ठीक परे छिपा हुआ है। शेरिफ थॉमसन अपने कार्यालय की खिड़की के पास खड़े होकर भारी मन से चांदनी रात में खेतों को देखता रहा। वह जानता था कि उसे जवाब ढूंढना होगा, अपने शहर में सुरक्षा की भावना वापस लानी होगी। लेकिन जैसे जैसे हवा में फुसफुसाहट तेज होती गई, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि अंधेरा करीब आ रहा है और खतरे की असली प्रकृति उसकी समझ से कहीं परे है। फिर पहली लाश मिली। बूढ़ा हेमलॉक अपने खलिहान के दरवाजे पर पड़ा हुआ मिला। उसकी आंखें आकाश को खाली घूर रही थीं और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक छोटा साफ कट। अफवाहें फैल गईं। वॉकिंग सैम असली था और वह वापस आ गया था। ब्लैकवाटर डर से कांप उठा। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से डरते थे। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी। सैम की मौजूदगी के अगले संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। किंवदंती पुरानी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह सैमुअल नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था, जो एक अकेला व्यक्ति था जो तेजी से बढ़ते शहर के बाहरी इलाके में रहता था। उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था, काले जादू करने का। डर और अज्ञानता से प्रेरित होकर उसे भगा दिया गया। उन्होंने उसे खेतों में मृत पाया। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक ही कट। उसकी मरने की बद्दुआ सालों तक गूंजती रही। वह वापस आएगा और ब्लैकवाटर को इसका भुगतान करना होगा। एम्मा कोलिंस किंवदंतियों पर विश्वास नहीं करती थी। उस रात तक वह हमेशा एक संशयवादी रही थी। अलौकिक कहानियों को बच्चों को डराने के लिए सिर्फ कहानियां मानती थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। शहर अजीब तरह से शांत था, उस तरह की खामोशी जो आपको यह महसूस कराती है कि आपको देखा जा रहा है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और स्ट्रीट लाइट की सामान्य सुकून देने वाली रोशनी धुंधली लग रही थी, जैसे कि वे बहुत तेज चमकने से डरती हों। मैं घर जा रही थी। घने बादलों के पीछे चांद छिपा हुआ था। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन उस रात यह अलग लगा। हर परछाई हिलती हुई लग रही थी, हर आवाज तेज हो गई थी। मेरे कदमों की गूंज सामान्य से अधिक तेज थी और मैं इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि मैं अकेली नहीं हूं। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, अपने साथ एक अनिष्ट की भावना लिए हुए। मैंने अपनी गति तेज कर दी। उम्मीद थी कि बेचैनी के डर में बदलने से पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगी। मक्के के खेत में अचानक हुई सरसराहट ने उसे चौंका दिया। फिर उसने उसे देखा। वह आकृति लंबी थी, लगभग अस्वाभाविक रूप से लंबी, और मक्के के डंठल के बीच गतिहीन खड़ी थी। सरसराहट तेज हो गई, मानो मक्के का खेत खुद जीवित हो, रहस्य फुसफुसा रहा हो। एम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वह दौड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे वे जमीन से जुड़ गए हों। वह आकृति हिलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर एक जानबूझकर उद्देश्य से। एक लंबी आकृति, चांदनी रात में आकाश के सामने एक सिलहूट की तरह। वह मुड़ा और एक पल के लिए मैंने उसकी आंखें देखीं, खाली, आत्मा को भेदने वाली। वे मुझे देख रहे थे जैसे कि मेरी आत्मा की गहराई में देख रहे हों। मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की और मेरी सहज बोध मुझे दौड़ने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन मैं जम गई थी, उसकी निगाहों में कैद हो गई थी। मेरे आसपास की दुनिया फीकी पड़ गई और मैं बस उन आंखों को देख सकती थी जो भूतिया और खोखली थीं। एम्मा भागी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गई। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। एड्रेनालाइन उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसे उससे भी तेज गति से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था जितना उसने कभी सोचा था। उसने अपने पीछे का दरवाजा पटक दिया, कांपते हाथों से उसे बंद कर दिया। घर में अंधेरा था, लेकिन बाहर की रात की तुलना में यह एक अभयारण्य जैसा लग रहा था। वह दरवाजे पर झुक गई, अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग, जो उसने अभी अभी देखा था, उसकी यादों से घिरा हुआ था। मैंने किसी को नहीं बताया। मेरी बात कौन मानता? कहानी बेतुकी लग रही थी, यहाँ तक कि मेरे अपने कानों को भी।
लेकिन मैं जो देखा था वो मैं जानती थी। वे आंखें, वह आकृति, वे असली थीं। मैंने बेचैन नींद में रात बिताई जो उस याद से भरी थी। अगले दिन मैंने अपने काम में वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वह मुलाकात मेरे दिमाग में घूमती रही। जब भी मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने उसे देखा। मुझे पता था कि मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। किंवदंती वास्तविक थी और मेरा इससे आमना सामना हुआ था। शहर के उस पार किशोरों का एक समूह एक दूसरे को वॉकिंग सैम को बुलाने की हिम्मत दे रहा था। वे पुराने कब्रिस्तान में इकट्ठा हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कविता को फुसफुसाते हुए। वे हंसे, इसे एक मूर्खतापूर्ण मिथक कहकर खारिज कर दिया। वे नहीं जानते थे कि वे किस खतरे को न्योता दे रहे हैं। हवा ठंडी हो गई, हवा तेज चलने लगी और फिर सन्नाटा। उन्होंने सोचा कि वे बच गए हैं। वे गलत थे। एक एक करके किशोर गायब होने लगे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी। किंवदंती वास्तविक थी और यह नए शिकार बना रहा था। शेरिफ थॉमसन हताश हो गया था। कोई सुराग नहीं था, कोई सुराग नहीं। बस डर की एक बढ़ती हुई भावना थी जो ब्लैक वाटर के हर कोने में फैल गई थी। शहर शापित महसूस करता था, एक बुरे सपने में फंस गया था जिससे वे जाग नहीं सकते थे। पॉल टर्नर एक संशयवादी था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया, लेकिन वह भी उस डर से इनकार नहीं कर सकता था जो उसके दिमाग में घूम रहा था। वह एक रात घर जा रहा था। उसके कदम खाली सड़क पर गूंज रहे थे। एक ठंडी हवा शहर में बह रही थी, अपने साथ गीली मिट्टी और कुछ और की खुशबू ला रही थी, कुछ धातु जैसा। उसे अपने पीछे एक मौजूदगी महसूस हुई। वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। वह जानता था कि वह क्या देखेगा। ब्लैक वाटर आतंक की चपेट में रहा। वॉकिंग सैम असली था। उसकी मौजूदगी शहर के ऊपर एक कफन की तरह मंडरा रही थी। लोगों का गायब होना जारी रहा। छिटपुट, अप्रत्याशित, डर को हवा देता रहा। कोई नहीं जानता था कि उसे कैसे रोका जाए, श्राप को कैसे तोड़ा जाए। कुछ लोग चले गए अपने घरों और जीवन को छोड़कर, लेकिन जो रहे उनके लिए सिर्फ यह भयानक यकीन था कि वॉकिंग सैम वापस आएगा। वह हमेशा आता था,